नमस्कार। तो हम लोग अपने इस चैनल पर जिसका नाम है प्रगति इंस्टीट्यूट, इस चैनल पर हम लोग कक्षा 9 मैथमेटिक्स की क्लासेस प्रारंभ कर चुके हैं। इसकी एक क्लास हो चुकी है। इसमें हम लोग फर्स्ट चैप्टर जिसको नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति कहते हैं, उस चैप्टर के इंट्रोडक्शन पार्ट में हम लोगों ने कुछ चीज़ें देखी थी। आज हम थोड़ा सा उन चीज़ों को रिवाइज करेंगे, क्या क्या हमने पढ़ा था पहले लेक्चर में, और उसके बाद थोड़ा सा हम उसके आगे बढ़ेंगे और उससे संबंधित जो चीज़ें हमने पढ़ी है उस चीज़ों से संबंधित हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे कि कैसे एग्जाम्पल हल किए जाते हैं। तो आइए देखिए हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं पिछली क्लास में। हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा था प्राकृत संख्याओं के बारे में पढ़ा था कि प्राकृत संख्याएं क्या है, यानी नेचुरल नंबर किन्हें कहा जाता है। हमने पढ़ा था नेचुरल नंबर के बारे में कि नेचुरल नंबर क्या होती है। तो हमने देखा था कि संख्या रेखा पर हम आगे बढ़ते जाते हैं तो आगे बढ़ने पर हमें जो नंबर मिलती हैं, जैसे वन काउंटिंग नंबर जिनको कहा जाता है, 1 2 3 4 5, इस तरह की इनफाइनाइट तक की नंबर्स को हम लोगों ने नेचुरल नंबर कहा था। यानी ये जो नंबर होती है ये नेचुरल नंबर होती है। इसके बाद हम लोगों ने पूर्ण संख्या पढ़ा था, होल नंबर के बारे में पढ़ा था। ये पूर्ण संख्या होल नंबर क्या थी, हमने देखा था कि अगर हम इस नेचुरल नंबर में क्या करते हैं, जीरो इंक्लूड कर देते हैं, यानी 0 1 2 3 4 इस तरह इनफाइनाइट तक, तो ये जो नंबर बनती उसको हम लोग क्या कह रहे थे, होल नंबर कह रहे थे, जो हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा था। तो हम लोगों ने देखा था कि ये जो नेचुरल नंबर होता है इसको n से डिनोट किया जाता है, और ये जो पूर्ण संख्या होल नंबर होती है इसको w से डिनोट किया जाता है। इसके बाद हम लोगों ने देखा था कि अगर हम पीछे की ओर जाते हैं और यानी 0 से और पीछे की ओर संख्या रेखा पर जाते हैं तो हमें जो नंबर मिल रही थी उनको हम लोग पूर्णांक कह रहे थे, यानी इंटीजर्स कह रहे थे। ये इंटीजर्स थे, और इसमें हम लोगों ने देखा था कि निगेटिव नंबर भी इंक्लूड होती है, प्लस पूरी होल नंबर भी इसमें इंक्लूड होती है। ये हमारी क्या थी, इंटीजर्स थी, यानी पूर्णांक थे। तो हम लोगों ने देखा था कि ये जो पूर्णांक होते हैं इनको हम लोग किस अक्षर से डिनोट किया जाता है, इसको जेड से डिनोट किया जाता है, जो इंटीजर्स आई से लिखा जाता है। मैंने प्रश्न पूछा था कि क्या कारण है कि ये जो इंटीजर्स हैं इन इंटीजर्स को हम लोग जेड से निरूपित करते हैं, जबकि इंटीजर्स का फर्स्ट लेटर तो आई होता है, जबकि यहाँ पर नेचुरल नंबर n से है और होल नंबर w से निरूपित है। तो देखिए इसका आंसर आपके एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है। आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा तो देखा होगा कि एक्चुअल में एक जर्मन भाषा जेहलेन शब्द से लिया गया है। जो जेहलेन होता है, जेड इससे लिया गया है, और इसका मतलब होता है गिनती या काउंटिंग। इसका मतलब क्या होता है, गिनती या काउंटिंग होता है, जो जेड से निरूपित होता है। और जहल एक है, जहल, ये जहल जो होता है ये नंबर के लिए होता है या संख्या के लिए लिखा जाता है। ये जर्मन भाषा के शब्द हैं। जहलेन जो है वो गिनती के लिए होता है, जिसके जेड से ये सिंबल बनाया गया है पूर्णांक संख्या का, और जहल संख्या के लिए यूज किया जाता है। ये आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो आप लोग पुस्तकें ध्यान से पढ़िए। किताबें अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो ये जानकारी आपको अपने आप हो जाएगी। तो हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा था कि पूर्णांक संख्या तक क्या होती है, और इसके बाद हम लोगों ने रेशनल नंबर देखा था कि इन संख्याओं के बीच बीच में भी कुछ ऐसी संख्याएं होती हैं जिन्हें हम p by q के रूप में निरूपित करते हैं, जहां हमारा q जो है वो 0 के इक्वल नहीं होता है। तो इन संख्याओं को हम लोगों ने देखा था कि ये क्या बोली जाती हैं, इनको हम लोग परिमेय संख्याएं कहते हैं।
क्या कहते हैं, परिमेय संख्याएं कहते हैं, जो इन संख्याओं के बीच में आती हैं। जैसे -3 -2 के बीच में कुछ आएंगी, -1 -2 के बीच में भी कुछ आएंगी। तो इन संख्याओं के बीच बीच में कुछ संख्याएं होती हैं जिनको हम लोग परिमेय संख्याएं या रेशनल नंबर कहते हैं। ये रेशनल नंबर बोले जाते हैं इनको। तो इतना कुछ हम लोगों ने पिछले क्लास में देख लिया था। अब हम लोग थोड़ा सा इनके कुछ एग्जाम्पल की चर्चा करेंगे कि ये कैसे, एग्जाम्पल मतलब ये संख्याओं का उपयोग क्या है, इसको थोड़ा समझने का। हाँ, तो आइए देखिए, हम कुछ एग्जाम्पल समझते हैं जो आपके एनसीईआरटी के एग्जाम्पल हैं। देखिए, ये पहला एग्जाम्पल है, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर देना है। मतलब ये जो स्टेटमेंट लिखे हुए हैं, ये स्टेटमेंट सही है या गलत है, ये आपको बताना है। और गलत है तो क्यों गलत है, या सही है तो क्यों सही है, ये आपको बताना है। तो देखिए, पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, एक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। ये आपको बताना है कि क्या ये स्टेटमेंट जो लिखा है ये सही है। तो देखिए, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। तो पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि पूर्ण संख्या क्या होती है और प्राकृत संख्या क्या होती है। तो हमने देखा था कि पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या है 0 1 2 3 4 और ऐसे इनफाइनाइट। जबकि अगर हम बात करें प्राकृत संख्या की, प्राकृत संख्या क्या होती है, तो हमने देखा था कि प्राकृत संख्या 1 2 3 4 ऐसे इनफाइनाइट। तो आप देखिए, 1 दोनों में है, 2 भी दोनों में है, 3 भी, ऐसे सारी संख्याएं तो कॉमन है दोनों में। बट यहाँ 0 पूर्ण संख्या में एक्स्ट्रा है जो प्राकृत संख्या में नहीं होता है। इसका मतलब कि सभी पूर्ण संख्याएं जो है वो प्राकृत संख्याएं होंगी, ऐसा नहीं है। 0 एक ऐसी पूर्ण संख्या है जो प्राकृत संख्या नहीं होती है। इसका तात्पर्य क्या है, ये कथन क्या लिखा है, असत्य लिखा है। क्यों असत्य है, क्योंकि 0 एक ऐसी पूर्ण संख्या है जो एक प्राकृत संख्या नहीं होती। ठीक है, आगे देखें, अगला स्टेटमेंट कह रहा है, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है। जो पूर्णांक है वो परिमेय संख्या होते हैं। पूर्णांक किसको कहा जाता है, हम लोगों ने देखा था कि पूर्णांक जो होते हैं वो क्या है, जैसे -1 -2 0 1 2, ये सब क्या है, पूर्णांक है। तो क्या ये परिमेय संख्या है या नहीं है। परिमेय संख्या किसको कहा जाता है, जो p बाई q के फॉर्म में निरूपित होती है। तो p बाई q के रूप में क्या हम -1 को निरूपित कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि -1/1 अगर कर देंगे तो ये किस फॉर्म में हो गया, p बाई q के फॉर्म में हो गया, और -1/1 की वैल्यू -1 ही होगी। यानी संख्या वही है, हमारी पूर्णांक ही है, पर उसको हम किस रूप में निरूपित कर रहे हैं, p बाई q के रूप में निरूपित कर रहे हैं, जहां q 0 नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये संख्या पूर्णांक तो है ही, साथ में क्या है, एक परिमेय संख्या भी है। ऐसे जितनी भी पूर्णांक संख्याएं हैं, सब में हम /1 अगर लगा दें तो ये सब क्या बन जाएगी, परिमेय संख्याएं बन जाएगी। अर्थात प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक परिमेय संख्या होती है। इसका मतलब ये कथन भी क्या है, सत्य है। आगे आते हैं, तीसरा स्टेटमेंट क्या कह रहे हैं, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होता है। अब ये समझते हैं क्या ये कथन सत्य है या असत्य। तो यहाँ परिमेय संख्या पूर्णांक होता है, यही चीज जो भी यहाँ पूछा था उसी को अपोजिट करके पूछ रहा है। पहले पूछा था सेकंड वाले में कि पूर्णांक परिमेय संख्या होती है, पर यहाँ क्या पूछ रहा है, यहाँ पूछ रहा है कि परिमेय संख्या जितनी है वो सब क्या पूर्णांक होती है। तो इसका उत्तर अगर हम समझें तो देखिए, हमारे पास एक परिमेय संख्या है 2/3 जो p/q के फॉर्म में है। पर क्या 2/3 एक पूर्णांक संख्या है, तो पता चलेगा कि नहीं। पूर्णांक संख्या तो -1 -2 इस तरह की नंबर होती है, 0 1 2 3 इस तरह की होती है, पर ये 2/3 है। तो इसको सॉल्व करने पर तो पॉइंट में कुछ वैल्यू आएगी, तो ये पॉइंट की नंबर तो है नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये कि ये जो लिखा हुआ है स्टेटमेंट,
एक परिमेय संख्या एक पूर्णांक संख्या होती है, ये क्या है, ये एक असत्य स्टेटमेंट है, ये एक रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो इस तरीके से हम, अगर हमें पूर्णांक संख्या, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, परिमेय संख्या क्या है ये पता है, तो हम इन स्टेटमेंट को आसानी से पढ़कर सॉल्व कर सकते हैं, देखकर बता सकते हैं कि क्या ये स्टेटमेंट सही होंगे या गलत होंगे। अब आइए अगला, हाँ, तो अब आइए हम लोग अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगला एग्जाम्पल जो हमारा है, दूसरा एग्जाम्पल, वो क्या है, एग्जाम्पल नंबर 2 क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि संख्या 1 व 2 के बीच परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या ज्ञात कीजिए, ये हमारा प्रश्न है। क्या है, 1 और 2 ये दोनों प्राकृत संख्याएं हैं, पूर्ण संख्याएं भी और पूर्णांक में, तीनों में आती हैं। तो आपको इनके बीच में एक परिमेय संख्या बताना है। परिमेय संख्या मतलब जो p by q के फॉर्म में निरूपित हो सके। तो देखिए, इनके बीच में अगर हमें कोई परिमेय संख्या ज्ञात कर, किन्हीं भी दो संख्याओं के बीच में अगर हमें परिमेय संख्या ज्ञात करनी होती है, तो उसके तरीके क्या है। देखिए, सबसे आसान जो तरीका है वो ये तरीका है कि हम क्या करें, इन दोनों नंबर को ऐड करें और इनको 2 से डिवाइड कर दें। तो क्या पता होगा, इन दोनों संख्याओं का औसत मालूम हो जाएगा, और औसत यानी इन दोनों के बीच की एक नंबर हमें मिल जाएगी, जो क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। तो देखिए कैसे हल करेंगे। तो देखिए क्या है, संख्या हमारे पास 1 है और दूसरी संख्या 2 है, इन दोनों को ऐड करना है और 2 से डिवाइड कर देना है। तो 2 और 1 और 2 को ऐड करेंगे, कितना आएगा 3, और 2 से डिवाइड कर देंगे तो संख्या क्या आ गई 3/2। और 3/2 जो है उस संख्या रेखा पर अगर हम निरूपित करें तो 1 और 2 के बीच में आती है। और आप देखिए ये किस फॉर्म में है, p by q के रूप में है, इसलिए ये क्या होगी, 1 और 2 के बीच की एक परिमेय संख्या होगी। तो ये औसत हो जाता है, जो इस तरह से निकाला जा सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारा 1 है और ये हमारा 2 है, 1 और 2, इन दोनों के बीच में ये हमारी एक परिमेय संख्या 3/2 आ जाती है। अब अगर मान लेते हैं हमें एक से ज्यादा परिमेय संख्याएं पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे, पहले हमने क्या किया, इन दोनों संख्याओं का औसत निकाला, यानी इन दोनों संख्याओं को इन दोनों संख्याओं को जोड़ा और 2 से भाग कर दिया, तो हमें मालूम हो गया एक परिमेय संख्या। अब एक परिमेय संख्या इन दोनों संख्याओं के बीच में आ गई है, तो और परिमेय संख्या अगर पूछ रहा है तो हम क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं को ऐड करेंगे और इन्हें 2 से भाग करेंगे। एज एग्जांपल, जैसे हम 1 और 3/2 के बीच में एक परिमेय संख्या निकालना चाहते हैं, तो 1 प्लस 3/2 करेंगे, तो 1 प्लस 3/2/2 कर देंगे। तो देखिए इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो इन दोनों का एलसीएम 2 होगा, और यहाँ पर कितना आएगा, 2 आएगा, प्लस यहाँ क्या आएगा, 3 आएगा, और यहाँ नीचे क्या है, 2 है, और यहाँ 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, और ये 2 नीचे चला आएगा, 2 into 2, इसका मीन्स हो गया 5/4, जो 1 और 3/2 के बीच की एक परिमेय संख्या होगी। तो एक संख्या ये 5/4 भी आ गई, जो इन दोनों के बीच में है। ऐसे ही 3/2 और 2 को ऐड करके इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो फिर से हमें एक परिमेय संख्या मिल जाएगी। तो इस तरीके से अगर हम चाहें तो कितनी भी परिमेय संख्या दो संख्याओं के बीच में निकाल सकते हैं,
कितनी निकाल सकते हैं, अगर इसकी चर्चा करते हैं तो ऐसे ऐसे करते करते हम बहुत सारी निकाल सकते हैं। इसका मतलब क्या, इन्हीं दो संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं संभव होती हैं। कितनी? अनंत। मतलब आप ऐसे जोड़ते जाइए, ये मिल गया तो इन दोनों के बीच को ऐड करिए और 2 से डिवाइड कर दिए तो इन दोनों के बीच एक परिमेय संख्या मिल जाएगी। तो ऐसे करते जाएंगे तो आपको अनंत परिमेय संख्याएं इन्हीं दो संख्याओं के बीच में प्राप्त हो जाती हैं। तो अब इसके बाद हम अगले क्लास में देखेंगे कि किस तरह से हम प्रश्नावली हल करेंगे, एक्सरसाइज को हल करेंगे, वो देखेंगे। पर आप लोग बने रहिए हमारे साथ और सारे वीडियो को ध्यान से देखते रहिए। धन्यवाद। नमस्कार।